नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं असर पेज। आज फिर से आकृति सामाजिक संस्थान के डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र सर अपना कीमती समय दे रहे हैं और आज हम लोग बैठे हैं नगर परिषद का जो चुनाव है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। नगर का कैसे डेवलपमेंट होगा और नगर में क्या कमियां हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं नगर को विकास करने के लिए, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि नगर में क्या क्या समस्याएं हैं। तो हम लोग एक आईना दिखाने की काम करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं नगर में और नगर का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। सर, सबसे पहले तो कीमती समय देने के लिए, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही कीमती है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और पूरी असर टीम को, क्योंकि असर पेज जो है विभिन्न मुद्दों पे आप लगातार कुछ ना कुछ पहल करते हैं और उस पहल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आते हैं जो मुझे लगता है कि समाज हित में, देश हित में बेहतर है। आज का जो परिचर्चा है वो समाज हित, देश हित में नहीं बल्कि हमारे शहर के हित में बेहतर है। तो चुनाव फिर प्रारंभ हो गई है। बीच में तो कुछ बंदिशें थीं, कोर्ट ने रोक लगाई थी और राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने उसका अनुपालन करते हुए पुनः चुनाव करवाने की तैयारियां कर ली हैं और 18 तारीख को पहली चुनाव है हमारे नगर में। तो अब देखिए आगे किस तरह का विधि व्यवस्था हो पाता है, किस तरह के लोग आते हैं चुन के। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि नगर में बहुत सारे समस्याएं हैं। आपके नज़र से आप किस तरीके से नगर में देखते हैं, कौन कौन समस्याएं मतलब ज़्यादा है जिससे लोगों को बहुत सारा परेशानियां होती है लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाता है? आपके हिसाब से कौन कौन समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो निरंतर रहेगी और समस्याएं हैं। समस्याओं के बीच में अपने आप को सेटल करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है नगर परिषद का, उसमें बहुत सारे वैसे कैंडिडेट जो युवा हैं पूरे ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप को डिफरेंस रूप में ढाल रहे हैं। डिफरेंस रूप में कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप उनके शपथ पत्र को देखेंगे, चुनाव शपथ पत्र को देखेंगे, तो जो उससे ये झलकता है कि जो युवा वर्ग है, जो युवा चुनाव लड़ रहा है, वार्ड का लड़ रहा हो या मेयर उपमेयर का चुनाव लड़ रहा हो, उसमें एक चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगा, मुद्दे मिलेंगे, उस पर काम करने का इच्छा शक्ति उनमें है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में युवाओं को मेरे हिसाब से, चूँकि ये बंदिश तो है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके पास कॉन्सेप्ट हैं और कॉन्सेप्ट के रूप में वो काम करना चाहते हैं। बड़े लोग या जो पुराने लोग हैं उनको कई बार लोगों ने मौका दिया है और वो चुनाव में आए हैं, चुनाव जीते हैं, अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं। लेकिन संभवतः हमको नहीं लगता कि वार्ड स्तर पे या फिर नगर के स्तर पे कुछ इनिशिएटिव वर्क किया हो। वर्क वही है, पुराना फार्मूला, जिसमें आप देखिएगा तो शहर का विकास नहीं है, विनाश है। जगह जगह आपको गड्ढा वाला नाला मिलेगा, सकरी सड़क मिलेगी, जो आपका नल है वो टूटा मिलेगा, बिना बेचारा कुंडी का चला जा रहा है, पानी बिखरा पड़ा हुआ है। लोगों को अगर शौचालय लग जाए, जो नीड है, जीवन की अहम अंग है, अहम चीज़ है, तो उसके लिए भी बेचारा रास्ता खोजता है कि कहाँ जाएं। मजबूरी में उनको असुविधा में भी सुविधा बनाना पड़ता है। तो ये कमी है और ये कमी को दूर तभी किया जा सकता है जब हमारा युवा वर्ग एग्रेसिव होगा, वो कुछ चीज़ों को प्लान करेगा, वो कुछ चीज़ों को बनाएगा कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है और इससे नगर की विकास करनी है। तो नगर की विकास तभी होगी जब कोई ठोस व्यवस्था का निर्माण होगा,
और उस व्यवस्था को निर्माण करने में जितने पुराने लोग हैं वो तो सक्षम नहीं रहे, क्योंकि उनके कार्यकाल से झलकता है। तो नए लोगों को मौका देना चाहिए, और जो नए युवा हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वार्ड की स्थिति है उसमें लोग ये समीक्षा कर रहा है कि हम नए उम्र के लोगों को ही मौका दें, क्योंकि अब अवेयरनेस आ गया है लोगों में। क्योंकि जब रात्रि के समय परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो चीज़ों को समझते हैं कि आज फलाना फलाना जो खड़ा है वार्ड में वो आया था, उसका ये मैनिफेस्टो है, उसका ये मैनिफेस्टो, इसका पिताजी बहुत अच्छा है, इसका भैया बहुत अच्छा है, इसका पापा बहुत अच्छा है, इसका दादाजी बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि छन के आ रहा है कुछ चीज़, यानी युवा सोच आ रहा है, युवा सोच के साथ प्रोग्राम आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, सरकार की फंडिंग की सदुपयोग करने की बातें आ रही हैं। साथ ही साथ जो एजुकेशन है युवाओं की अच्छी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए है, किसी ने पीजी कर रखा है, कोई बीएड कर लिया है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है। तो वैसे लोग तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना। आपको मैं याद दिला दूँ 2005 की बात, जब विधानसभा चुनाव हुई थी, हमारे यहाँ राजद की सरकार बनी थी 1989 से लेकर 5 तक उनकी कार्यकाल रही। उनका कॉन्सेप्ट जो उनके द्वारा बनाया गया था वो आप देख रहे थे। फिर नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी चूँकि इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने इसको विकसित किया, राज्य को विकसित किया। आज राज्य उनके कार्यकाल में उनके अनुभवों को ऊपर तक ले जा रहा है। निश्चित रूप से व्यवस्थाएं या जो भी परिवर्तन हुआ उनके कार्यकाल में हुआ। आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उस समय बच्चियों को स्कूल में जाना हर गार्जियन सक्षम नहीं हो पाता था, नहीं भेज पाता था, बहुत सारा कारण था। उस कारणों के बारे में आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे नीतीश जी आए सत्ता में तो उन्होंने महिलाओं को पहले फोकस किया, क्योंकि महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं। आपको जानकारी दे दें कि आपके घर में भी जितना काम आपकी माता जी ने किया होगा, आपकी जितना काम अपने सिस्टर ने किया होगा आपके या मेरे घर में, उतना काम हमसे नहीं होता, आपसे नहीं होता। आप गौर कीजिए तो पता चलेगा, समीक्षा की बात है। तो नीतीश जी ने क्या किया, नीतीश जी ने बच्चियों को निकाला, प्रलोभन दिया लोगों को कि उनको साइकिल देंगे, उनको छात्रवृत्ति देंगे, उनको पोशाक देंगे। बच्चियाँ आई, बच्चियों के साथ हमारा बिहार बढ़ना शुरू हुआ। और आज अब बिहार कहाँ है और उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। आज अगर शराब बंद है तो उसमें कहीं ना कहीं से महिलाओं की भूमिका है। उनकी कॉन्सेप्ट को मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। अरे शराब ठीक है, बिक रहा है, चोरी छुपे बिक रहा है, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से तो नहीं हो रहा है ना। कोई पी के टन होकर जो घूमता था वो तो नहीं हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब परिवार में महिलाओं को मुख्य धारा में लाके उसके साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकास की संभावना दिखेगी। इस चुनाव में भी यही है कि महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। अभी हमारी मेयर महिला हैं, डिप्टी मेयर महिला हैं, होने वाली हैं जो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो वार्ड जो है, वार्ड से जीत के जो आ रहा है वो किसके नेतृत्व में काम होगा, महिलाओं के नेतृत्व में काम होगा। महिलाओं में एक कुशलता होता है अलग तरह का, जिसको वो समाज के परिवेश को सबसे ज़्यादा वो समझते हैं। उस समावेशित समावेश में एक नए चीज़ों को उभारेंगे और जो एजुकेटेड होंगी, जो पढ़ी लिखी होंगी, चाहे जो वार्ड पार्षद हमारे यहाँ आएंगे पढ़ लिख के, वो भी हमारे लिए बेहतर होंगे। तो जब उनका कॉन्सेप्ट उनके कॉन्सेप्ट के साथ मैच करेगा तो निश्चित रूप से तरक्की होगी। इसलिए अभी आने वाले समय में हम लोग को देखना होगा कि चुनाव की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति और जो वार्ड है उससे किस तरह के लोग आ रहे हैं चुन के। लेकिन मुझे विश्वास है कि युवा वर्ग के लोग ज़्यादा आएंगे और युवा वर्ग के लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से विकास की संभावना बढ़ेगी। आपके हिसाब से मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नगर में? देखिए, नगर को आप भी पारदर्शिता के रूप में देख सकते हैं। नगर का जो परिसीमन है उसके बारे में आपको जानकारी है, बहुत लोग जानते हैं, जो हमारे दर्शक हम जान रहे हैं। परिसीमन के अंदर व्यवस्थित चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे वेंडिंग जोन के बारे में पिछले बार मैंने बताया था कि वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है,
उसको अलग किया जा रहा है, जिससे जाम का समस्या मुक्ति होगा, जाम नहीं होगा। कचहरी रोड वाला जितना भी वेंडिंग जोन है उसको उठा के राजेंद्र राय के आगे वाला जो रेलवे का प्लॉट है उसमें सेटल किया जा रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है अखबारों के माध्यम से। तो उसमें क्या है कि वो वेंडिंग जोन जब हो जाएगा तो ये रोड का जो छोटापन है वो बड़ा रूप में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगा। और वेंडिंग में होता क्या है कि अगर स्थल निरीक्षण और स्थल का निर्माण हो जाएगा कि फलनवा जगह इस तरह का सामान मिलता है तो लोग वहाँ जाएगा और सामान लेगा। जैसे आप देखिए पटना में हथुआ मार्केट कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सकरी गली, बहुत छोटा छोटा मार्केट है, लेकिन लोग जाता है कि नहीं जाता है, लोग वहाँ सामान लेता है कि नहीं लेता है। तो रेलवे के साथ जो लीज किया गया और लीज के आधार पर जो ये वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है बहुत बड़ी बात है।